Neetu ji, and thank you everyone for inviting me here. Especially I thank Department of Family and Community Science, University of Allahabad, then Environment and Social Welfare Society, Khajuraho, and the National Academy of Science, India. And I congratulate also these all societies for institutions for conducting this beautiful program for the students, the major stakeholder of this हायर एजुकेशन. अपने बच्चों के लिए क्या, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स होम साइंस के बच्चों के लिए क्या, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा. और मुझे लग रहा है मैं जो बोलने वाली थी वो मेरे पहले स्पीकर जो थे शालिनी जी, उन्होंने करीब करीब पूरा कवर कर लिया. मुझे लगता है शायद मैं बोलूंगी तो कहीं कहीं रिपीटेशन लगेगा, बट मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि इससे थोड़ा हटके अब जब ये न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं, तो इन्होंने अब क्या चीज रेफर करनी चाहिए. एनआईएन और 2020 का आईसीएमआर एनआईएन का जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसको उन्होंने कैसे फॉलो करना है उसके बारे में आज हम थोड़ा बताएंगे. बाकी बहुत बेसिक मैंने इंक्लूड किया था. आपने कहा था यूजी और पीजी के भी बच्चे हैं, तो मैंने काफी बेसिक लिया था, बट आई ट्राई कि उनके हिसाब से मैं कुछ बोल पाऊँ. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. होप माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am, it's visible. So my topic is role of balanced diet on women's health. और women's health का करीब करीब complete हो गया है. मैं 3 aspects को cover करने वाली हूँ. एक तो concept of balanced diet, which has been extensively covered by majority of the speakers today. Then we will be going through different stages of women's life जहाँ पे nutrition की जरूरत है. Then requirements of nutrients according to RDA 2020. इसके बारे में थोड़ा ज्यादा focus करने वाली हूँ. ये सब हम जानते हैं कि food is a basic need for all living beings. Food gives us energy to carry out our day-to-day activities and keeps all the systems in our body functioning well. Man needs adequate food for growth, development, and to lead an active and healthy life. And the quality of human life depends on the type of food that one eats, its quantity and quality. इसके बाद हम सभी न्यूट्रिशन के बच्चे हैं, हम सब जानते हैं कि these are the nutrients, carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals and water which are necessary for us. ये हमारे लिए जरूरी है. और ये हमारे डाइट में कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो रहते हैं. मैक्रो जो है हम सब जानते हैं कि जिसको ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है, ग्राम्स में उसको नापा जाता है. एंड स्पेशली दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और दे कंट्रीब्यूट टू द बल्क energy needed for the metabolic system. And cereals, legumes, meat, fish, roots and tubers, nuts, oilseeds are rich in macronutrients. यदि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में इन्हें इसकी हमें जरूरत होती है. और इसके एग्जांपल्स विटामिन और मिनरल्स हैं. विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन minute amounts and are also present in food in very small quantity. इनकी जो ये मौजूदगी है ये भी बहुत कम अमाउंट में हमारे फूड्स में होते हैं. दे असिस्ट इन वेरियस फंक्शंस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, ग्रोथ एंड डिजीज प्रिवेंशन. एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जर्मिनेटेड एंड फर्मेंटेड फूड्स आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये एकदम बेसिक हो गया. इसके बाद बैलेंस डाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा डाइट जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो एडिक्वेट मात्रा में, भरपूर मात्रा में होना चाहिए. And a small provision is made for extra nutrients to withstand short duration of leanness. So this is about the balanced diet. Now ये भी हम हमारे बच्चे जानते हैं कि एनर्जी फूड्स जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच. ये इसके सोर्सेज हैं और इसके अलावा इसमें दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स. बहुत ही बेसिक लिया है इसमें मैंने. एंड देन प्रोटेक्टिव फूड्स, जितने मिनरल्स और विटामिन कंटेनिंग फूड्स हैं दे ऑल कम अंडर प्रोटेक्टिव फूड्स. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं. ये अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ विमेन्स लाइफ. यदि हम कहते हैं कि विमेन के बैलेंस डाइट के बारे में हमें बात करना है, तो विमेन की हेल्थ के बारे में बात करना है,
तो विमेन की हेल्थ तो इसी से डिसाइड होगी कि उसकी नींव जब पड़ रही थी, जब वो छोटी थी, जब वो एडोलेसेंट स्टेज में थी, तब उसका न्यूट्रिशन कैसा रहा। यदि न्यूट्रिशन एडोलेसेंट स्टेज में ही अच्छा नहीं होगा, तो जब वो अपने आगे की लाइफ स्टेज में जाएगी, तो वो कॉन्सिक्वेंटली वैसे ही अपने नेक्स्ट जनरेशन को देगी और बाकी की चीजें होगी। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा एडोलेसेंट स्टेज, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज में कैसे मेनार्के, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, चाइल्ड रेयरिंग, और फिर फाइनली मेनोपॉज के स्टेज में आते हैं, और फिर उसकी अगली स्टेज होती है एल्डरली की। हम ये पूरे तो कवर नहीं करेंगे, बट बेसिक न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ये स्टेजेस में कैसी रहती है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। ये भी हम गाइडलाइंस जो एनआईएन की है उसमें हम देखते हैं कि एडोलेसेंट स्टेज से यदि हम देखते हैं कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस शुरू होने के समय में ग्रोथ स्पॉट होता है, मैच्योरेशन चालू होता है, बोन डेवलपमेंट रैपिडली चालू होता है। उस समय हमें बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स की जरूरत होती है। और फिर जब माँ गर्भवती होती है या बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय उसे न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट विद एक्स्ट्रा फूड फॉर चाइल्ड बेयरिंग एंड रेयरिंग के लिए जरूरी है। और जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है, उस समय न्यूट्रिएंट डेंस लो फैट फूड, थोड़े कम एनर्जी की हमें जरूरत होती है, ताकि लाइफ एक्टिव रहे और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना रहे। हाँ, अब इसमें जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं, तो हम यूजुअली हम आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की तरफ जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जैसे अब जितने सेमिनार्स और वेबिनार्स हो रहे हैं, और अभी बीच में भी एक हुआ था जिसमें ये बताया गया है कि अब हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बदले अब हमने EAR देखना चाहिए। EAR इज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। तो ये एवरेज, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जो होता है वो 50th परसेंटाइल होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का। और जो हम रोज के समय में आरडीए से कैलकुलेट करते हैं, आरडीए से कंपेयर करते हैं, वो एक्चुअली 97.5 परसेंटाइल होता है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ में ऐसा बताना चाहती हूँ, समझिए हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ न्यूट्रिएंट का सर्वे किया, न्यूट्रिएंट इंटेक का, और उन्होंने हेल्दी ग्रुप को का सर्वे किया। ऐसे लोग जो हेल्दी है उनका यदि उन्होंने सर्वे किया, तो उनको जो डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। उनको ऐसा दिखेगा कि बहुत कम जो लोग हैं वो थोड़ा सा भी खा के हेल्दी रहते हैं, बट मेजॉरिटी लोग उनको ऐसे मिलेंगे, ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो मॉडरेट अमाउंट में खाना खाते हैं, फूड्स लेते हैं और नॉर्मल रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और एक ग्रुप ऐसा मिलेगा जो बहुत कम लोगों का है, बट वो लोग ज्यादा खा रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। तो जब ये ग्राफ ऐसा बनता है, इस ग्राफ में जो इसका सेंटर पॉइंट, जिसको हम 50th परसेंटाइल बोले, या जिसको हम मीडियन बोले, या जिसको हम मीन बोले, क्योंकि यदि आपको ये ग्राफ के बारे में मालूम होगा तो दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यदि हम ऐसे डेटा को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में डालते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट रिप्रेजेंट्स मीन, मीडियन एंड मोड। सो यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग ये चीज को ले रहे हैं। तो अब जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हम कंपेयर करना चाहते हैं, हमने ये ANR या EAR को लेना चाहिए। दिस इज नोन एज 50th परसेंटाइल और इट इज नोन एज मीडियन। देखिए यहाँ पे लिखा है ANR, दैट इज एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, और एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जिसका मतलब ये पूरा यदि न्यूट्रिएंट इंटेक आपको दिख रहा है, तो 50th परसेंटाइल यानी ऐसा परसेंट जिसके नीचे, जिसके पीछे में 50% लोग ऐसा टाइप का खाना खा रहे हैं। तो ऐसा यदि खा रहे हैं, तो ये वाला जो फिगर है, ये हमने अब अपने न्यूट्रिएंट इनटेक के लिए जब हम कंपेयर करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जब न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालते हैं और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस से न्यूट्रिशनल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड स्टार्ट comparing the data using this estimated average requirement। और ये रिक्वायरमेंट अभी आप देखेंगे, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस, आरडीआई और एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट 2020 की रिपोर्ट है। एनआईएन का जो वेबसाइट है उसमें ये बुक अपलोडेड है, ये डाउनलोड किया जा सकता है और बच्चे अब इसको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और दिया है कि जो एक एंड में मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जब जाता है हमारा कर्व, ये दिखाता है कि ज्यादातर लोग
बहुत कम खाने के बाद, बहुत ज्यादा खाने के बाद में स्वस्थ रह रहे हैं, और इसको हम आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक के रूप में जानते हैं। ये दोनों एक ही टर्म्स होते हैं, और ये जो अमाउंट है ये ऐसा अमाउंट है जिससे लोगों को भरपूर न्यूट्रिएंट्स भी मिले और डेफिशिएंसी डिसीज की नौबत ना आए। और उसके बाद में एक और टर्म है दैट इज नोन एज TUL, और टॉलरेबल अपर लिमिट। ये ऐसे लिमिट है जिसको खाने के बाद एक्सेस इनटेक के कभी चांसेस नहीं रहेंगे, और ये अमाउंट जो है वो टॉलरेबल लिमिट ज्यादातर लोगों के लिए हो सकती है। बट एज अ थंब रूल, दिस इज द बेस्ट थिंग, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट को हम यूज करें। इसके बाद ये अलग अलग डेफिनेशंस उसके लिए दी हुई है, ये हम अभी नहीं देखते हैं। ये चार्ट हम यूजुअली रेफर करते हैं जब अपने स्टूडेंट्स को हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर इंडियंस को रेफर करने के लिए कहते हैं। ये ICMR N9 2020 का है। और जब विमेन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन्फेंसी स्टेज से मेल और फीमेल का हम थोड़ा डिफरेंस देखें। और डिफरेंस देखते समय मैंने ये पाया कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में तो हम सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हैज बीन गिवन। बट जैसे ही 10 साल की उम्र होती है उसके बाद में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग देता है। जब मैंने इसको केयरफुली देखा तो मुझे ये समझ में आया कि 10 से 12, 13 से 15 और 16 से 18 साल की उम्र में ये सिर्फ 10 से 12 साल की उम्र ही ऐसी थी जहां पे न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट में फर्क दिखा। और वो भी कौन सा रिक्वायरमेंट? इट वाज प्रोटीन रिक्वायरमेंट, दैट इज ओनली 1 ग्राम, 1 ग्राम उसको बॉयज से ज्यादा लग रहा है। दूसरा है आयरन, जो हम सब जानते हैं मेनार्के के बाद में ब्लड लॉसेस होने की वजह से गर्ल्स को आयरन की जरूरत ज्यादा होती है, सो आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखती है। यहाँ पे फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बच्चियों में ज्यादा दिखती है, और दूसरा विटामिन ए की रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि पूरे इन्फेंसी और चिल्ड्रन और बाकी के स्टेज में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट के डिफरेंसेस नजर नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि डेफिशिएंसी डिसीजेस भी हमें दिखती है तो हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी दिखती है, हमें आयरन डेफिशिएंसी दिखती है, हमें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया दिखता है, या विटामिन ए के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स दिखते हैं। सो दिस इज हाउ। अगला मैंने स्टेज जो देखा वो मैंने कंपेयर किया मेन एंड विमेन के न्यूट्रिएंट इंटेक में। और जब मैंने ये देखा कि मेन और विमेन के न्यूट्रिएंट इंटेक में, तो मैंने पाया हर चीज, हर न्यूट्रिएंट मेन को आयरन, आयरन एक वुमेन को ज्यादा लगता है। ओ माय गॉड, इंटरनेट चला गया। कैन यू सी माय स्लाइड डॉक्टर नीतू प्लीज? डॉक्टर नीतू? यस मैम। ओके, मेरे इसमें एक मैसेज आया कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ठीक है मैम। यदि हुआ तो आप मुझे तुरंत फोन कर दीजिएगा। यस मैम। जी, ठीक है। आयरन का एक रिक्वायरमेंट जो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है यानी यहाँ पे तो आप देखेंगे सारे चीजों में विमेन, मैन के कंपैरिजन में विमेन को सिर्फ आयरन की जरूरत ज्यादा है। और बाकी यदि ये सारे न्यूट्रिएंट्स यदि आप कंपेयर करते हैं तो हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट मेन को ज्यादा है। जब हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, दूसरी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तीसरी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, थाइमिन, थाइमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन। हम सब जानते हैं कि यदि हमारा कैलोरी इंटेक, हमारा सीरियल का इंटेक अच्छा है तो ऑटोमेटिकली हमें सारे थाइमिन और ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते ही है। इसके बाद फोलेट एक सबसे इंपॉर्टेंट है, और फाइनली विटामिन ए। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था बॉयज एंड गर्ल्स में, वैसे ही हम यहाँ देखेंगे एडिशनली वी फाइंड दैट कैल्शियम इज नीडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि यहाँ बच्चे की बोन्स बनती है, और लैक्टेशन में जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस समय उसके बॉडी से जो लॉसेस होते हैं कैल्शियम की दूध के रूप में, उस समय इसको सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं विमेन में, प्रेग्नेंट विमेन से ज्यादा लैक्टेटिंग मदर को
कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसी तरह से आयरन की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा है, जबकि लैक्टेशन में वो कम हो जाता है, बिकॉज इट इज सेड दैट मिल्क इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन के लिए हमें दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सिमिलरली एज कंपेयर टू मेन एंड वुमेन, नॉर्मल स्टेजेस में यहाँ पे आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। एंड सिमिलरली फोलेट, फोलेट के लिए ऐसे स्टडीज है जिसमें ये बताया गया है कि यदि फोलिक एसिड की इंटेक कम होता है तो इससे माल फॉर्मेशन ऑफ फीटस होता है, बच्चा का शरीर बराबर से बन नहीं पाता है, स्पाइनल कॉर्ड के बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, न्यूरल कॉर्ड डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रेगनेंसी शुरू होने के पहले से ही फोलिक एसिड का इंटेक होना जरूरी है, अच्छा इंटेक होना जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, अभी जैसे मैडम ने भी बताया, और जो अलग अलग योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके थ्रू हर जगह से फोलिक एसिड के टैबलेट्स, आयरन के टैबलेट्स प्रेग्नेंट मदर को, लैक्टेटिंग मदर को दिए जाते हैं। सिमिलरली विटामिन ए की डेफिशिएंसी यदि माँ को होती है और आगे कंसिस्टेंटली आगे भी जाती है, तो इससे बच्चों को भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब ये जानने के बाद में मैंने अपने प्रेजेंटेशन में कैल्शियम को एक लिया है, आयरन को लिया है, आयोडीन को एक लिया है, फोलिक एसिड को और विटामिन ए को। हमने इसकी मात्रा कैसी बढ़ानी है। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब हम ये पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो लिटरेचर जो है हम ज्यादातर फाइनल फॉरेन का लिटरेचर जो है, वेस्टर्न लिटरेचर हम ज्यादा रेफर करते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों को फूड्स के बारे में बताते हैं तो दो वी हैव न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट हम उसको कम रेफर कर पाते हैं। तो मेरी ज्यादा से ज्यादा ये सब लोगों सब स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि हमारी अपनी एक संस्था जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, उनका अपना खुद लिटरेचर है, उनका अपना खुद एक वेबसाइट है जहाँ ये सारी चीजें अपलोडेड है, और वहां से आप इंफॉर्मेशन देखिए लीजिए, और उसके हिसाब से आप अपने जो आपके ग्रुप्स हैं, अलग अलग विमेन का ग्रुप है, प्रेग्नेंट मदर का ग्रुप है, उनके लिए जो आपको डाइट्स बताना है, अलग अलग चीजें बताना है, आप उसको रेफर कीजिए। अब नेक्स्ट है ये बैलेंस डाइट फॉर सेडेंटरी मॉडरेट, ये NIN 2020 का ही दिया हुआ है। मैंने न्यूट्रिएंट इंटेक के बारे में ज्यादा नहीं देखा है। और यदि मैं फिर सिर्फ सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ये फूड है, ये सारे सेडेंटरी के लिए है, ये मॉडरेट वर्कर्स के लिए है, और ये प्रेग्नेंट मदर्स के लिए है। अभी आप देखेंगे तो हर चीज में एज कंपेयर टू सेडेंटरी, सेडेंटरी इज जो कम से कम काम कर रहे हैं मदर्स, जो लेडीज है जो कम काम कर रही हैं, ठीक है, और सारा काम उसे कम करा कराया मिलता है। ऐसे जो मदर्स है उन लोगों के लिए इनटेक कम ही रहना है। यदि ज्यादा रहेगा तो हम जैसे जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, NCDs ज्यादा होती है, ओबेसिटी और हार्ट डिसीजेस, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस होती है, और इसको बचने के लिए हमें इनटेक थोड़ा कम करना पड़ता है। मॉडरेट में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा जैसे सीरियल्स और मिलेट्स का इंटेक बढ़ता है, और फिर पल्सेस का इंटेक बढ़ता है, और आप देखेंगे मिल्क का इंटेक यहाँ पे बढ़ता है। बट जब हम लो इनकम ग्रुप के लिए, हम जानते हैं कि इंडिया में जो रहने वाले जो पॉपुलेशन है उसमें लो इनकम, मिडिल इनकम लोग का ग्रुप ज्यादा है। क्या हम इनको आधा लीटर दूध एक फैमिली में एक माँ के लिए बता सकते हैं? क्या लेती है क्या माँ? आप यदि न्यूट्रिशन का सर्वे करेंगे तो हार्डली वो आपको बताएंगे कि मैं आधा लीटर या 400 ml दूध लेती हूँ, या 300 ml दूध लेती हूँ, या एक गिलास दूध पीती हूँ। चाय में जो दूध जाता है सुबह में शाम में, वो भी वो पानी डाल के, शक्कर डाल के, जो उसको डाइल्यूट करके लिया जाता है। तो मिल्क का इंटेक मेरे हिसाब से, मैंने जितना सर्वे किया है, मैंने देखा है कि काफी कम होता है। फैट्स एंड ऑयल्स के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स आए हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि सभी ने 40 मिलीग्राम्स, 30 to 40 मिलीग्राम्स ऑयल, विजिबल फैट्स एंड ऑयल्स लेने चाहिए। बट अभी आप यदि इसके स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो इसमें सेडेंटरी, मॉडरेट और हेवी वर्कर्स के लिए बराबर इसमें 20, 25 और 30 ग्राम्स पर डे लेने के लिए कहा गया है, वो भी विजिबल फैट्स। जबकि हम जानते हैं कि सीरियल्स में, पल्सेस में
सारी चीजों में सब कुछ इनविजिबल फैट होता है, जो कि क्योंकि हम सीरियल्स और मिलेट ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसके थ्रू इनविजिबल फैट्स का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। इसी तरह ऑयल सीड्स, नट्स, ये सब इसका भी इसका भी इंटेक जो है वो ज्यादा बताया गया है। सो दिस इज हाउ इट इज अ सिंपल कंपैरिजन। सीरियल्स एंड मिलेट्स, अब ये कंजम्पशन, यदि कंजम्पशन हम देखें तो हम जानते हैं कि सीरियल्स एंड मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, प्रोटीन की मात्रा रहती है, बट ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने की वजह से इसका प्रोटीन भी हमें काफी काम देता है। दूसरा, पल्सेस हम जानते हैं कि दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड इसमें सोयाबीन के बारे में काफी बताया जाता है जब भी हम प्रोटीन के सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। फ्रूट्स की भी मेरा अपना एक अनुभव है कि हम कितना भी लोगों को एजुकेट करें कि वे अपने रोज के खाने में सीजनल फ्रूट जो आसानी से मिल सकता है, लोकली अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो कंज्यूम करें, और फूड माइल को भी ध्यान में रखें। फूड माइल का मतलब जितने दूर से फूड चल के आएगा उतने न्यूट्रिएंट के लॉसेस उसमें रहते हैं। सो फूड माइल इज वन ऑफ द कंसेप्ट्स, और वो हमें ध्यान में रखना है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सीजनल फूड, फ्रूट्स एंड लोकली अवेलेबल जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो हमें कंज्यूम करना है। यदि हम उनको बताना चाहते हैं कि ये ऐसा फलाना फ्रूट है और फलानी वेजिटेबल है, इसमें ये न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा है, बट इफ उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो हमें उन्हें ऐसा काउंसलिंग करके कोई मतलब नहीं है। तो हमें देखना है कि जो भी आपका ग्रुप है जिनके लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो आपको देखना है कि लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन से हैं। और फूड माइल का कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रूट जितना दूर से चल के आएगा इस जितने दूर से वो इम्पोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है, उतने उसमें न्यूट्रिएंट के लॉसेस रहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, अब ये पूरा देखने के बाद मुझे लगता है कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन ए, ये 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसके बारे में हमें बैलेंस डाइट में इसके इंटेक के बारे में हमें महिलाओं को बताना चाहिए। उसके हेल्थ के लिए उसको ये सब चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। ईट आयरन रिच फूड्स। आयरन रिच फूड्स के बारे में अभी काफी बात भी हुई है। इसमें हम जानते हैं कि 2 सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है हीम आयरन और दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। सो हीम आयरन का मतलब वो आयरन जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है और हमारी बॉडी इसको आराम से एब्जॉर्ब करती है, और दूसरा होता है नॉन हीम जो कि प्लांट फूड्स में रहता है, बट इसको एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तो यदि हम आयरन रिच फूड्स लेते हैं, वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि विटामिन सी भी काफी मात्रा में होना चाहिए। इसके बाद आयरन इज नीडेड फॉर, ये हम सब जानते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए, मेंटल फंक्शन, बॉडी डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। और जब कोविड की बातें हो रही है और इम्यूनिटी इंक्रीज करने की बात हो रही है, अपने बॉडी को बचाने की बात हो रही है, तो ये हम प्रमोट करते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। प्लांट फूड्स लाइक लेग्यूम्स, ड्राइड फूड्स में अंजीर है, और फिर ये जो फूड्स है, मुनक्का है, इसमें आपको कलौंजी भी मालूम होगा। कलौंजी इज ऑल्सो सेड टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। देन ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फाइटेड कंटेंट्स ज्यादा होने की वजह से उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। मीट, फिश, पोल्ट्री ऑल्सो कंटेन आयरन। मैं खुद स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ तो मैं इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ। आयरन बायो अवेलेबिलिटी इज पुअर फ्रॉम प्लांट फूड, ये अभी हमने पिछले इसमें देखा। और फिर फ्रूट्स रिच इन विटामिन सी लाइक आंवला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट्स लाइक जितना नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, इसमें यदि ये फूड के साथ में रहे, आयरन फूड के साथ में, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और ये हमेशा हमें याद रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले हमने चाय नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज ये बाइंड कर लेता है हमारे डाइटरी आयरन को। और ये मैं हमेशा न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स में बताती हूँ कि यदि हम आयरन वेसल्स में फूड कुक करते हैं, बनाते हैं, तो हमें आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है।
बट 1-2 साल पहले कुछ NIM के हमारे यहाँ साइंटिस्ट आए थे और बातें करते समय ये हुआ कि ऐसे कोई प्रूव्स नहीं है बायो अवेलेबिलिटी के कि आयरन, आई वाज सरप्राइज टू हियर दैट, बिकॉज हम सब जानते हैं कि अफ्रीका में बांटूस जाति के जो लोग हैं वो आयरन के वेसल्स में ही खाना बनाते हैं, और उनको साइडरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें लीवर में आयरन ज्यादा जमा हो जाता है, यानी लोहे का जिगर जिसको हम बोलते हैं वैसा हो जाता है। और आप देखिए शुगर में आयरन नहीं है, बट जब शक्कर को गन्ने का जूस जब उसको हटाया जाता है और उसका गुड़ बनाया जाता है तब जैगरी में लोहा आ जाता है। राइस यानी सिर्फ चावल में इतना लोहा नहीं रहेगा, जबकि पोहा जो है फ्लैक्ड राइस उसमें ज्यादा आयरन रहता है, क्योंकि राइस को जब पोहे में कन्वर्ट किया जाता है तब वो लोहे के बर्तन में इसको कूटा जाता है, तो फ्लैक्ड राइस में ज्यादा आयरन रहता है। मिल्क में आयरन नहीं है, लेकिन मिल्क को जब दूध का लोहे के बर्तन में उठाया जाता है तो इसमें खोआ बनते समय ज्यादा आयरन आ जाता है। सो दीज आर ऑल द इंस्टेंसेस वेयर वी हैव कम टू नो that yes, when the food is cooked in iron vessels, ultimately the iron is available for the body also. Then second part है विटामिन ए का। विटामिन ए रिच फूड्स लेना है, ज्यादा से ज्यादा हमें पीले रंग की सब्जियां और फल खाने हैं। पपया, जिसमें कि पपया इज सेड टू बी द चीपेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, सबसे सस्ता फल है, साल भर अवेलेबल रहता है, न्यूट्रिएंट रिच है, और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। हम सब जानते हैं कि विटामिन ए इज नीडेड फॉर नॉर्मल विजन, देन डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। अभी जब मैडम बता रहे थे तब देखिए ट्राइबल्स में और इवन नॉर्मल शहरों की औरतों में भी ये देखा जाता है कि डेफिशिएंसी है, और इट लीड्स टू यंग चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों को होता है। इसके बाद आप देखेंगे पीले सब्जियों में एक पपया मैंने आपको कहा, कैरेट्स आपको बताया गया, सिंपल अपने सलाद भी हमने लिया, और रोज कच्ची सलाद के साथ में यदि हमने गाजर का सेवन किया तो ये हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत से रोक सकता है। ऐसे ही पंपकिन, और इसको आप पीचेस जो है इसका कंटेंट, इसमें काफी मात्रा में विटामिन ए होता है। पीचेस का एक और चीज मैं आपको बताऊंगी। अब आपने फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में सुना होगा, एक मेरा कोर्स है फंक्शनल फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स का, मैं थोड़ा आगे भी बताऊंगी उसके बारे में। और हमारी एक प्रथा है, खाना खाने के साथ हम कच्चा प्याज खाते हैं, और ये जो ऐसे फ्रूट्स है, और अरवी जो है रहती है, ये सब में फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। ये फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स हमारा हमारे जो इंटेस्टाइन है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये अनडाइजेस्टेड रहता है, बट देन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है, और ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और बहुत सारी चीजें देके जाता है। सो एक वो अलग भाग है, कभी मौका मिलेगा तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। बट हम जब फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो पीचेस जो है वो बहुत सामने आता नहीं है। ऐसे ही टमाटर, टमाटर जो सीजन में सस्ते हैं, बहुत मात्रा में मिल रहे हैं, तो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि फ्रूट के, एक्चुअली टोमेटो इज अ फ्रूट बट उसको सब्जियों के कैटेगरी में रखा गया है, तो हम दिन में कम से कम एक फ्रूट लेना चाहिए। और यदि फ्रूट दूसरा अवेलेबल नहीं है तो क्यों ना हमने टमाटर को भी एक फ्रूट समझ के खाना चाहिए। ठीक है, फिर दूध, और दूध से बने पदार्थों में भी विटामिन ए काफी मात्रा में रहता है। यदि स्पेशली हम देखें तो गाय का दूध जो आपको थोड़ा येलो कलर का दिखेगा, घी जो उसका बनता है येलो कलर का, दैट येलो कलर इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस विटामिन ए, कैरोटीन। जो येलो दिखता है वो विटामिन ए की वजह से है। सारी हरी पत्तियों की सब्जियां, आप जो भी बोलिए, चौलाई, पालक, मेथी, और ये अरवी के पत्ते, दे आर सेड टू बी वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सिमिलरली मोरिंगा लीव्स, जिसको हम ड्रम स्टिक लीव्स कहते हैं, मूंगने की पत्तियां, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, नॉट ओनली विटामिन ए। अभी हम आगे देखेंगे कि ये ग्रीन हरी पत्तियों की सब्जियां कितनी अलग अलग चीजों में देती है। ये देखिए घी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जिसमें स्पेशली गाय के घी के बारे में बताया गया है। गाय के घी के बारे में आपने आयुर्वेद में भी बहुत सुना हुआ है कि इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। फिर मिल्क, एग्स, लिवर, मीट आर गुड सोर्सेज। विटामिन ए कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन।
इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। आप हमेशा याद रखिए विटामिन ए जो है वो प्लांट फूड्स में नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन इन ऑल प्लांट फूड्स। इसलिए जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है उन्हें ये बीटा कैरोटीन के सोर्सेज लेने चाहिए। और 4 भाग बीटा कैरोटीन का कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। सो ये कन्वर्शन फैक्टर है, इसलिए हमें बीटा कैरोटीन का कैरोटीन जो है वो लेना होता है। और फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स, ये मैंने आपको बताया। सारे जो ये है इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको 5 चीजें मिलती है। एक तो मिलता है आपको विटामिन ए, दूसरा मिलता है आपको कैल्शियम, तीसरा मिलता है आपको आयरन, चौथा मिलता है आपको फाइबर, और पांचवा मिलता है इससे आपको फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट में जो केमिकल्स रहते हैं। और अब आपने बायो एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा कि प्याज में है, लहसुन में है, जिंजर में है, अदरक में है। तो ये सब जितनी चीजें हम अब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन आर फूड। और शुरू में अश्विनी जी ने भी यही कहा था कि हमारी अपनी प्रथा खाने की रही है, बट हम धीरे धीरे, और अब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस तरफ जा रहा है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, मैगी खाना है, ये सब खाना है। तो हमारा जो अपना फूड का पैटर्न था वो हम धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद फोलिक एसिड की बहुत बात होती है यदि हम वुमेन के बारे में बात करते हैं। राइट फ्रॉम द एडोलेसेंट स्टेज बच्चों ने भी फोलिक एसिड, लड़कियों ने स्पेशली ध्यान देना चाहिए, ताकि जब उनकी शादी होती है, वो गर्भवती होती है, तो उनके डाइट में फोलिक एसिड की मात्रा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। फोलिक एसिड को, फोलेट को विटामिन B9 भी कहा जाता है। और ये डीएनए रिप्लिकेशन और it is a substrate for range of enzymatic reactions involved in amino acid synthesis and vitamin metabolism के लिए जरूरी है। और स्पेशली मैंने जैसे कहा कि इसकी डिमांड जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। एंड देन इसकी डेफिशिएंसी से एबनॉर्मेलिटीज होती है, माँ को अनेमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, और फीटस में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती है। यानी जब उसकी बॉडी बन रही होती है, इंट्रायूटेराइन स्टेज में ही एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। ऐसे आपको बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के फोटोग्राफ्स दिखेंगे। धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती जा रही है। मैंने कुछ लिटरेचर देखा और उसमें देखा कि विदेशों में जब ये ऐसे बीमारियां बहुत हो रही थी और ये पाया गया था कि जिन मदर्स के बच्चे ऐसे हुए थे, उन मदर्स को उनके खून में फोलिक एसिड की मात्रा कम थी। और फिर उन्होंने कुछ प्लेसबो कुछ रिसर्चेस किए जिसमें उन्होंने देखा कि ऐसे मदर्स जिनको फोलिक एसिड की मात्रा भरपूर दी गई, उनके बच्चों में ऐसे कोई भी कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज नहीं आई। सो इट इज फोलेट। फोलिक का मतलब होता है फोलेट। फोलेट यानी फोलिएज, फोलिएज यानी पत्तियां। सो जो भी पत्तियों वाली सब्जियां हैं, ये सब पत्तियों में फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में रहता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल्स है, मैंने फिर से स्लाइड रखी है ताकि मैं इसको स्ट्रेस कर सकूं। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिसोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज हो सकती है। और स्पेशली इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन जो है, स्पेशली क्रॉनिक डिसीजेज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है, तो इससे हम इसको बचाया जा सकता है। तो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सारी सब्जियों में और फलों में होता है। इसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यस, ये मैंने आपको बता दिया। और डेली डाइट में रहना बहुत जरूरी है। रॉ एज वेल एज फ्रेश वेजिटेबल एज सैलेड करके ले सकते हैं। ये बातें हैं करने की कि हमने किचन गार्डन लगाना है, यदि आपके पास में स्पेशली थोड़ी जगह है तो। बट अब तो घर जो है ज्यादातर फ्लैट्स में होते हैं। फ्लैट्स में आप गमले में कितना लगाएंगे, उसमें भी गमले में आपको एक तुलसी का पौधा, एक हमको लगता है कि जरूरी है, जो घर पे रहना चाहिए, जो हमारे लिए मेडिसिनल प्लांट भी है, सारी दवाइयों का खजाना भी है। और फिर ये मैंने 5 चीजें आपको बताई कि इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, सी होता है और फाइबर होता है। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल एक हमारे डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए।
इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम की कमी प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चे का शरीर बन रहा है, इवन आफ्टर डिलीवरी जब लैक्टेशन चालू होता है तब माँ को उसकी जरूरत होती है। और यदि प्रेगनेंसी लैक्टेशन के समय नहीं लिया तो नेचर ने ऐसा बनाया है कि बच्चे को यदि जरूरत है तो वो अपनी माँ के शरीर से पूरा खींच लेता है, फिर माँ डेफिशिएंट रहे या जो भी रहे, बट बच्चा अपनी जरूरतें अपनी माँ के शरीर से पूरी कर लेता है। आगे चल के माँ को यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी रहे तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, विच इज कॉमन इन विमेन। पोरोसिस, ऑस्टियो इज बोन, पोरोसिस इज पोरस हो जाती है, छन्नी जैसी हो जाती है, थोड़ा भी कहीं गिरे तो फ्रैक्चर होने का डर रहता है। सो ऐसे समय में जरूरी है कि हमने कैल्शियम रिच फूड्स खाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को ही देना है, बट एल्डरली को भी इसकी जरूरत बहुत होती है। एक्सरसाइज कहा गया है कि इट रिड्यूसेस कैल्शियम लॉसेस फ्रॉम द बोन्स। सबसे ज्यादा सोर्सेज जो है वो है दूध और दूध के पदार्थ। इसमें मैं एक चीज बताऊंगी कि दूध में लैक्टोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट रहता है, और ये कार्बोहाइड्रेट फास्फोरस और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हाँ, सो ऐसा कहा जाता है कि विटामिन डी हमारे बॉडी में रहना जरूरी है। यदि विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इन द सेम वे यदि एब्जॉर्ब कराना है तो हमें थोड़ा धूप में रहना, थोड़ी देर अपने शरीर को धूप दिखाना बहुत जरूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर डे। फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्रम स्टिक लीव्स, अभी मैंने ये सब चीजें बताया। रागी के बारे में हम सब जानते हैं, नाचनी, जो साउथ में ज्यादा रहती है, बट धीरे धीरे इसमें कैल्शियम और आयरन कंटेंट अच्छा होने की वजह से लोग अब इसको लेना, बाकी भी जगह में ये पाया जाने लगा है, मिलने लगा है। या तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लीजिए। स्पेशली मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेनोपॉजल वुमेन जो है, आपको ऐसा लगेगा कि यदि आप भरपूर बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तो आई कम अक्रॉस विद डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनाइन वेयर इट इज सेड दैट यदि आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो दे आर नॉट so important for your body, but if you consume it through your diet that are absorbed in a better way, इसका बायो एब्जॉर्प्शन वगैरह ज्यादा अच्छा होता है। बायो अवेलेबिलिटी इज बेटर व्हेन इट इज कंज्यूम्ड एज अ फूड। सो हमने कोशिश करनी है कि हमें भरपूर खाना लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। यस, दिस आई वाज टेलिंग यू अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है विटामिन डी। बट विटामिन डी के लिए हम क्या करते हैं, हम डरते हैं हमारी स्किन कहीं टैन ना हो जाए, और टैन होने के डर के मारे जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक डाकू जैसा पूरा अपना चेहरा बंद कर लेते हैं, ढाक लेते हैं। घर में मोटे मोटे पर्दे लगाते हैं ताकि हमारे घर के अंदर सूरज की रोशनी ना आए। हाँ, सारे खिड़कियां बंद कर देते हैं कि ताकि धूल ना आए। तो हमें शुद्ध हवा, विटामिन डी, ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगे? हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें ऐसी चीजें नहीं मिल सकती है। और दूसरा ऐसा है कि विटामिन डी सिर्फ एनिमल फूड्स में होता है, और हमें याद रखना है कि चाय, कॉफी, ये जो है इससे कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। तो कैल्शियम एक्सक्रीशन ज्यादा ना हो इसलिए हमें कम से कम चाय और कॉफी पीनी चाहिए। आपने पान के बारे में सुना होगा, स्पेशली महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है कि जो डिलीवरी वाली औरतें होती है, डिलीवरी के बाद में उनको पान का बीड़ा दिया जाता है। सो पान का बीड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पान खुद में उसमें आयरन होता है, उसमें चूना लगाया जाता है, दैट जो कैल्शियम लगाया जाता है वो वाकई में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है। सो कैल्शियम जो है उसमें स्लैक्ड लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो चूना पान के साथ यदि खाया जाता है तो हमारी बॉडी में उतना कैल्शियम भी मिलता है। सो दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ कंज्यूमिंग बीटल लीफ। देन मैंने शुरू में भी कहा कि दूध और दूध से बने पदार्थ में काफी मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ में तिल्ली, और उससे भी ज्यादा अच्छा तिल्ली में काफी मात्रा में रहता है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये तो जैसे कड़ी पत्ता वगैरह हम बहुत सारी उसकी सब्जी बना के नहीं खाते ना, हम थोड़ा सा तड़के में डालते हैं। लेकिन ड्रम स्टिक लीव्स यानी मुंगने का पत्ता, इसको हम ले सकते हैं। ऐसे ही चौलाई में काफी होता है, नाचने में होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट है अजवाइन। अजवाइन जो है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है।
वैसे ही खसखस, इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। और आप जानते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद गोंद के लड्डू दिए जाते हैं, तो गोंद में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। देखिए, ये तो हमें बाद में पता चला, लेकिन हमारे जो पहले लोग रहा रहा करते थे, पूर्वज, उन लोग काफी हमेशा ये ट्रेडिशन हुआ करता था कि ड्राई फ्रूट के लड्डू, गोंद के लड्डू माँ को खिला रहे हैं। बट अब काफी बार सिजेरियन होता है और सी सेक्शन होके बच्चा पैदा होता है, और फिर डॉक्टर्स मना करते हैं कि नहीं नहीं, बहुत ज्यादा इंटेक फैट का नहीं होना चाहिए, तो आप लड्डू मत खाइए, आप ज्यादा फैट मत चाहिए, घी मत खाइए, वो कम मात्रा में खाना है। बिकॉज उस समय लेडीज ज्यादा काम भी करती थी, और काम करने के बाद में और बच्चे को दूध पिलाने के बाद में जो एक्स्ट्रा बॉडी में फैट होता था, वो दूध के द्वारा माँ के बॉडी से निकल जाता था। तो यदि माँ फीड करती है बच्चे को, तो यदि रेगुलर इसमें हमारे ट्रेडिशन में जो चीजें दी गई है, ये खाना चाहिए, गोंद के लड्डू खाना चाहिए, घी ज्यादा से ज्यादा पिलाया जाता था, मुझे याद है हल्दी बहुत सारी दी जाती थी। ऐसा बताया जाता था कि मैंने डिलीवरी में 1 किलो हल्दी खाई। सो व्हाट इज दिस, ये अपने आप सेल्फ हीलिंग करता है वेमेन को, अंदर से पूरी बॉडी उसकी जो है वो हील हो जाती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी करके काम करता है। ऐसे ओमम सीड का मेरा अपना एग्जाम्पल रहा कि मुझे जब मेरा बेटा हुआ था तो मुझे ध्यान में नहीं था, मगर मुझे बहुत अजवाइन खाने का मन करता था, एंड माय मदर यूज्ड टू से कि तुम ज्यादा मत खाओ, गर्म होता है ये, और एबॉर्शन होने का डर रहता है। बट unknowingly I ate it during my pregnancy. I remember during the course of टाइम हो रहा है क्या मैडम, प्लीज मुझे बताइए, सो आई विल स्टॉप। रितु जी, नीतू जी। नहीं नहीं मैम, ठीक है, आप सम अप कर लीजिएगा, 5 मिनट और ले लीजिए। 5 मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। ये मैंने कहा कि ज्यादा फाइटिक एसिड, फास्फोरस, ये जो है ये डिक्रीज करते हैं इनटेक। फैट एंड फैटी एसिड्स ये भी डिक्रीज करते हैं इसका इनटेक। प्रोटीन लार्ज अमाउंट में इंक्रीज करता है। और फाइबर, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये फाइबर और ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जबकि साइट्रिक एसिड इंक्रीज करता है। ये मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट, lactose is present in milk and milk products, which increases the absorption of calcium. This is very important. And vitamin D also. Yes, another very important is iodine. हम जानते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर, और यदि माँ को प्रेगनेंसी के समय में रहा तो उसका बच्चा क्रेटीन पैदा होता है, जो मेंटली और फिजिकली डेवलप नहीं हो पाता है, और उसकी डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए। यस, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम राजलक्ष्मी त्रिपाठी मैडम रिगार्डिंग माय अजवाइन। यस मैडम, मुझे बताना था कि अननोइंगली आई कंज्यूम every month I used to consume about 100 grams of ajwain, and at the end of the pregnancy after 9 months I could realize that I have consumed about 1 kilogram of ajwain, huh? So मुझे प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में मेरे बच्चे को थोड़ा कन्वल्शन जैसा हुआ, एंड देन उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब उसका ब्लड का रिपोर्ट आया, तो आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड टू सी दैट उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी। सो इट वाज, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज हिज कैल्शियम रिक्वायरमेंट विच वाज प्रॉम्प्टिंग मी टू ईट मोर ऑफ दिस अजवाइन। आप जानते हैं बहुत सी बार लेडीज को वो आदत रहती है चूना खाने की, कलम खाने की। आजकल तो स्लेटें नहीं होती है, बट वो समय में मिट्टी लोग खाया करते थे। सो समहाउ ये मिनरल्स को मिलने के लिए अपने आप शायद मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं ये ज्यादा खाऊं। हाँ, सो ये एक मेरा अपना एग्जाम्पल रहा। देन यस, आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर, दिस वी ऑल नो। और आयोडीन तो हम सब जानते हैं कि इट इज एन एंडेमिक। एरियाज होती है जहाँ के पानी में, वहाँ के फल में, सब्जियों में आयोडीन की कमी कम होती है, और इसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। सबसे अच्छा है कि हमने आयोडीन डेफिशिएंसी को ये करने के लिए नमक ले, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर ऑफ हाइपर थायराइडिज्म ऑल्सो, कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयोडीन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और वो दोनों के लिए हमें देखते रहना है। आयोडीन की डेफिशिएंसी यदि प्रेगनेंसी में रहे तो पूरे टाइम स्टिल बर्ड्स, एबॉर्प्शन, क्रेटिनिज्म ये होता रहता है। और ये मैडम ने भी अभी बहुत अच्छा ये माई प्लेट फॉर द डे एनायन का बताया। ये कहता है कि आपका हाफ ऑफ द प्लेट शुड हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैडम ने जो प्लेट दिखाई उसमें और भी बहुत अच्छे तरीके से कितने ग्राम होना चाहिए वो भी दिया हुआ था।
ये एक कंप्लीट है जिसमें करीब 350 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स और 150 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए. देन उसके बाद में 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड हैव सीरियल्स एंड मिलेट्स रहने चाहिए. मिलेट्स का मतलब ऐसे चीजें जो जहाँ रेनफॉल अच्छा नहीं होता है, अनाज जहाँ नहीं उगता है, वहां पे ये मिलेट्स उगते हैं. तो ये मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब आता है. और ज्वार बाजरा अब जब लाइफस्टाइल चेंजेस हो रही है, लोगों को चीजें नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स यानी जब फाइबर नहीं मिल रहा है, तो अब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप बाजरा और ज्वारी का सेवन जरूर करें. और फिर करीब 27 ग्राम्स आपको विजिबल फैट्स चाहिए. नट्स एंड सीड्स आपके डाइट में होने चाहिए. तो मैं नहीं कहूंगी कि आप काजू और ये सब बादाम खाए. आई वॉज गोइंग थ्रू द लिटरेचर एंड आई फाउंड दैट द composition of this cashew nut is similar to groundnut. तो ग्राउंडनट तो हमारा सिंपल काजू हो गया. इसको लेकर हम उसकी सारी डेफिशिएंसीज दूर कर सकते हैं. फिर प्रोटीन के सोर्सेस के लिए यू नीड टू हैव ऑल टाइप्स ऑफ pulses and legumes in your diet. And if you are non-vegetarian, you can consume egg, fish or meat as per your जो भी आपकी चॉइस है. और फिर साथ में you need to have कर्ड और मिल्क. कर्ड जैसा भी मैडम ने बीच में बताया कि कर्ड में वी हैव प्रोबायोटिक. हमने कोशिश करनी चाहिए कर्ड को बिना गर्म किए, बिना उसको ऐसा किए खाए, ताकि लैक्टोबैसिलस हमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को मिले. और दूसरा मैं एक और चीज आपको यहाँ बताऊंगी, शायद आपने प्रोबायोटिक के बारे में सुना होगा लेकिन पोस्ट बायोटिक के बारे में नहीं सुना होगा. पोस्ट बायोटिक का मतलब होता है कि यदि हमने दही को गर्म किया और बनाया, समझे कढ़ी बनाया, कढ़ी बनाने के बाद में हमें ये मालूम है कि उसमें के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लैक्टोबैसिलस वो मर गए हैं. बट पोस्ट बायोटिक वो होते हैं जो इवन आफ्टर देर आर नो लाइफ बैक्टीरियाज इन कढ़ी, बट उसके जो रेमिनेंट्स रहते हैं, जो बची हुई चीजें रहती है, दे एक्ट सिमिलरली एज अ प्रीबायोटिक फूड. यानी प्रीबायोटिक जैसे पोस्टबायोटिक काम करता है. तो यदि आपने दही नहीं खाया और दही के बदले आपने कढ़ी पिया, तो इट इज इक्वली गुड फॉर द बॉडी. वो वैसे ही आपको सारे बेनिफिट्स देगा प्रोबायोटिक के, जैसे आप प्रोबायोटिक के वैसे ही देगा जैसे आपको इसमें मिल रहे हैं. ठीक है, नॉट प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक से डिफरेंट. सो ये मैं ज्यादा डिटेल में बोलूंगी नहीं. सो कंक्लूजन इज healthy balanced diet throughout life promotes healthy pregnancy and outcomes, support normal growth, development and aging, helps to maintain a healthy body weight and reduces the risk of chronic disease leading to overall health and well-being. इसके बाद ये मेरे रेफरेंसेस रहे, मैंने सारे N9 के रेफरेंसेस में से निकाले हैं. और एक मेरा कोर्स swayam.gov.in में है. स्वयं के थ्रू मेरा एक कोर्स चल रहा है फंक्शनल फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स का. ये मैं नीतू मैडम से शेयर करती हूँ, जो आप अपने स्टूडेंट्स से शेयर कर सकते हैं. ये 4 महीने का 15 वीक्स का एक प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को हमारे फूड्स में कौन कौन से बायो एक्टिव कंपाउंड्स है और वो हमारे शरीर को रोगों से, स्पेशली एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हमें कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है. QR कोड भी है, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन कैसे करना है उसकी भी मैं लिंक दे दूंगी. ये मेरे पूरे टीम के मेंबर्स हैं, मेरे गाइड्स हैं और मेरे कलीग्स हैं. हमने मिलके ये कोर्स पूरा बनाया है और स्वयं के थ्रू ये लॉन्च हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स. 5 जुलाई से चालू होने वाला है ये कोर्स. और ये ज्यादातर बच्चे मेरे इसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फूड इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी के हैं. होम साइंस के बच्चे थोड़े कम है. तो मैं चाहती हूँ कि यूजी पीजी दोनों के बच्चे ये कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल, ये सब कंसेप्ट जो है उसमें आपके कंप्लीट हो सकते हैं. सो दिस इज दैट पेज ऑफ वेब पेज ऑफ कोर्स पेज ऑफ माय कोर्स. अभी तो काफी आगे होंगे, ये थोड़ा 2-3 दिन पुराना है, सॉरी. और क्रेडिट ट्रांसफर के लिए भी ये कोर्स लिया जा सकता है. So thank you so much. Thank you once again, and thank you Rajlakshmi Tripathi madam for giving my name to Dr. Neetu ji. Thank you Dr. Ashwini ji, Dr. Neetu ji, and all the institutes, those who have organized this